नमस्कार दोस्तों, आज आपके एंकर का गला खराब है, फिर भी आपके लिए सारा न्यूज़ लेके आए हैं। सारी ज़रूरी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही है कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक। वेणुगोपाल बोले कि ये बैठक गेम चेंजर होगी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर भिजवाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो चुका है शुरू। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अडानी विवाद पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन का कर दिया ऐलान। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि एक देश एक कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि योग गुरु बाबा रामदेव पर राजस्थान में FIR दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में देश में नफरत फैलाया जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा उस नफरत को खत्म कर देगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही है कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक। वेणुगोपाल बोले कि ये होगा गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। और वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की पैदल यात्रा को सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताया। वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह बात कही। वो पार्टी की होने वाली बैठक की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या बात की, लेकिन आपने देखा कि ये कैसी रही। ये देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन में से एक बन गया। रायपुर में होने जा रही पूर्ण बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर भिजवाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो चुका है शुरू। जी हाँ दोस्तों, अलवर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अलवर जिले में रविवार को जगन्नाथ जी मंदिर व कांग्रेस कार्यालय में शुरू हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंदिर में ढोक देकर अभियान की उन्होंने शुरुआत की और इसके बाद वो बाजारों में व्यापारियों से मिले। एक एक दुकान पर व्यापारियों को राहुल गांधी की लिखी चिट्ठी दी गई। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों से मुलाकात की और उसके बाद देश भर में सामने आए हालातों को अब जनता तक पहुंचाने के लिए इस अभियान यानी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया गया है। उनके द्वारा लिखी चिट्ठी घर घर तक लेकर जाएंगे ताकि आमजन को देश के हालातों का पता चले। अगले 1.5 महीने तक घर घर जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी विवाद पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवादों में घिरे हुए हैं और अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। केंद्र ने संसद के बाद अब सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार आम लोगों के पैसों का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अब सोमवार को LIC और SBI दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक देश एक कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा कि मुसलमान का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इसीलिए हमें पूरी तरह शरीयत पर अमल करना है। इसके साथ ही बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश के संविधान में हर शहरी को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी है, इसीलिए वो आम नागरिकों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा छोड़ दें। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवातुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से ये आह्वान किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव पर राजस्थान में FIR दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ रविवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में संतों की एक बैठक में कथित रूप से शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी पठाई खान की शिकायत के आधार पर चौटन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जाटन थाने के SHO भूतराम के मुताबिक IPC की धारा 153A, 295A और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 2 फरवरी को संतों की बैठक में बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म की इस्लाम और ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का आरोप लगाया था। बाबा रामदेव ने कहा था कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ज़रूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर जो मनाए वो करो। दोस्तों, इसी बयान पर उनके खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज कर ली गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। बदलेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में होगी बारिश, 2 दिन तक आंधी तूफान की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में ठंड जा चुकी है। दिन में गुनगुनी धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8-10 फरवरी के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दस्तक देगा, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे में बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। KCR का दावा, 2024 में मोदी होंगे सत्ता से बाहर। कहा, पानी को लेकर राज्यों के बीच कराया जा रहा है युद्ध। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला किया। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएगी। महाराष्ट्र दौरे के दौरान नांदेड़ में KCR ने कहा कि PM मोदी आज सत्ता में हैं, वो जितना चाहें बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर सकते हैं, लेकिन 2024 के बाद हम सत्ता में आएंगे और हम इस निजीकरण को वापस ले लेंगे। हम बिजली क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करेंगे और 90% सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने कहा कि भारत के पास 361 अरब टन कोयले का भंडार है। हमारे पास इतने संसाधन हैं, इसके बावजूद हम निजी कंपनियों की बात कर रहे हैं। अडानी पावर, अंबानी पावर, अगर पूरे बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर दिया जाएगा तो वो कंपनियां ब्लैकमेल करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का BJP पर हमला, मोदी सरकार एक उद्योगपति को बचाने में जुटी। यूपी में भाजपा आते ही शुरू हो गया अन्याय। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। आरोप लगाया कि मोदी सरकार एक उद्योगपति को बचाने में लगी हुई है। उद्योगपति का 1 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। उद्योगपति प्रधानमंत्री जी का मित्र है। अखिलेश यादव शनिवार दोपहर रामपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के बेटे के शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने DHFL में पैसा जमा किया था। पैसा डूबने पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने CBI जांच कराई और सभी अधिकारी जेल भेजे गए। सवाल उठाया कि क्या SBI और LIC के अधिकारी जेल भेजे जाएंगे, क्योंकि उद्योगपति ने भी SBI और LIC से कर्ज लिया है। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन उसमें महंगाई और बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं है। मोदी सरकार की विदाई का ये अंतिम बजट था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वर्ली से चुनाव लड़े CM शिंदे, फिर देखता हूँ कैसे जीतते हैं। आदित्य ठाकरे ने दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। वर्ली से विधायक ठाकरे ने शुक्रवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में अपने पिता उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिवसेना के अन्य विधायकों और सांसदों को इस्तीफा देने तथा नए सिरे से मतदाताओं का सामना करने की चुनौती दी। आदित्य ने कहा कि मैंने इन असंवैधानिक मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि मैं वर्ली से विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा और आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। देखते हैं कि आप वर्ली से कैसे जीतते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन 13 दल बदलू सांसदों और 40 विधायकों को भी चुनौती दे रहा हूं कि वो इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़ें तथा देखें कि क्या वो निर्वाचित हो सकते हैं। जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने और आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार में
मंत्री भी रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मौत स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी में इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। पार्टी बचाने की मुहिम में हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। हमारी चिंता का विषय है कैसे ये पार्टी बचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमने सोचा हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि कैसे पार्टी बचाई जाए। तो दोस्तों, बीजेपी को लेके उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पर ये बड़ा बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी संकट पर घिरी मोदी सरकार, जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष की अगले हफ्ते चल पाएगी संसद की कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी समूह चौतरफा मुश्किल से घिरा हुआ है। एक तरफ उसके शेयर बुरी तरह गिरते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को संसद में लगातार उठा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकजुटता की वजह से संसद के बजट सत्र के पहले चरण में अभी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं शुरू हो पाई है। विपक्ष हिंडनबर्ग और अडानी समूह की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है और दोनों सदनों में हंगामे की वजह से बजट सत्र के पहले हफ्ते में कोई कामकाज नहीं हो पाया है और इस बार बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी पर चुप्पी को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 6 फरवरी को प्रदर्शन का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अडानी समूह पर सनसनीखेज खुलासा करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर 6 फरवरी को देश भर में जीवन बीमा निगम कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक कार्यालयों के सामने राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में नहीं डाल सकती। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एलआईसी ने अडानी समूह में 36,474.78 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि भारतीय बैंकों ने समूह में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और वो तब भी ऐसा करना जारी रखते हैं जब स्टॉक में हेराफेरी, लेखा धोखाधड़ी और अन्य गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से जिला कांग्रेस कमेटियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा बीसीसी, पंचायत और बूथ स्तर से पूरी तरह लामबंदी सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस अडानी वृत्तांत की जांच जेपीसी या भारत के प्रधान न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गहलोत सरकार का बड़ा दाव, 1.37 करोड़ घरों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन देने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो अपनी चिरंजीवी योजना के तहत आने वाले परिवारों को महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत उन्हें 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने स्मार्टफोन बांटने की योजना के लिए बजटीय प्रावधान किया है और इस वर्ष 30 जनवरी तक राज्य में 1.37 करोड़ से अधिक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये परियोजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसमें मोबाइल फोन, 3 साल के इंटरनेट और अन्य सेवाओं की लागत भी शामिल है। साथ ही कहा कि ये स्मार्टफोन 2 सिम फीचर को सपोर्ट करेगा और इसके प्राइमरी स्लॉट में एक सिम पहले ही एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी सीएम ममता बनर्जी, कहा युवाओं के रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बंगाल के हिस्से के बकाया फंड को लेकर केंद्र सरकार पर फिर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम बजट में भी बंगाल के हित को ध्यान में रखकर कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। युवाओं को रोजगार देने के वास्ते कोई स्कीम नहीं लाई गई और इस बजट में रोजगार का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व वर्धमान के गोदा में प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। वीरभूम के देवचा पचामी खदान
पूर्व बर्धमान व पश्चिम बर्धमान समेत राज्य के लाखों युवाओं को यही नौकरी दी जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसान मजदूर पंचायत 23 मार्च को किसान करेंगे दिल्ली का घेराव, किसान नेता दर्शन पाल ने किया इसका ऐलान। जी दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने क्रांतिकारी किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में बड़ा ऐलान किया कि शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर 23 मार्च को किसान दोबारा दिल्ली घेरेंगे। डॉक्टर दर्शन पाल को स्टेडियम से किसान ट्रैक्टर गाड़ियों की रैली के साथ पंचायत स्थल तक तारापुर तक ले गए और रास्ते भर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नमाज पढ़ो और कुछ भी करो, बाबा रामदेव के बयान पर बवाल, राकेश टिकैत बोले जिनका जो काम वो वही करें। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव के नमाज पर दिए गए बयान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया और इसमें उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का काम योग का है, वो योग के लिए वो जाने जाते हैं और उन्हें उस पर काम करना चाहिए। इस तरह के बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि हम उनसे कहेंगे कि वो इस तरह के बयान ना दें। बता दें कि मुजफ्फरनगर में चल रही भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरना को 7 दिन हो चुके हैं और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बाबा रामदेव के नमाज पर दिए गए बयान पर कहा कि उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें बात करनी है तो देश के विकास की बात करें। हुनर उनके पास जो योग का हुनर है वो उस योग की बात करें, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी बात करें। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता, हरीश रावत ने भाजपा पर किए तीखे प्रहार। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा पहुंचकर पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि देश व प्रदेश में भाजपा के शासन में विकास पूरी तरह थम गया है। देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और युवा बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। सरकार पर हमला करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि दैनिक जरूरत का सामान महंगा हो गया है जिससे आम जनता त्रस्त है। बावजूद इसके भाजपा सरकार विकास के झूठे दावे कर रही है और कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है जिसे सफल बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी पर संसद में संग्राम, हाई लेवल जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष, कार्यवाही दोपहर तक के लिए कर दी गई स्थगित। जी हाँ दोस्तों, देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सनसनीखेज आरोप के बाद विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष गौतम अडानी पर रिपोर्ट को लेकर हाई लेवल जांच की मांग पर अड़ा है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक स्थगित हुई है। वहीं शुक्रवार सुबह जब संसद भवन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर सदन में हंगामा शुरू कर दिया और विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की रिपोर्ट को लेकर हाई लेवल जांच होनी चाहिए। विपक्षी सांसदों की मांग है कि मामले में जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर बढ़े दूध के दाम, अमूल का दूध 3 रुपये लीटर महंगा, कीमतें हो गई हैं प्रभावी। जी हाँ दोस्तों, दूध के दाम में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखा गया है। अमूल का दूध 3 रुपये लीटर महंगा हो गया है और आधा लीटर वाला अमूल ताज़ा दूध अब आपको 27 रुपये में मिलेगा, जबकि 1 लीटर वाला 54 रुपये में मिलेगा। अमूल ताज़ा दूध 2 लीटर की कीमत अब आज से 108 रुपये हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह 6 लीटर वाला पैकेट अब 324 रुपये का मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योजनाएं केंद्र की तो फंड भी दे, राज्य के पैसों पर ना लूटे वाहवाही, नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय योजनाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी योजनाओं के लिए राज्यों को पूरा फंड देना चाहिए और इस योजनाओं को श्रेय केंद्र सरकार लेती है जबकि राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। ऐसे में राज्यों को अपनी योजनाओं को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। नीतीश कुमार ने कहा कि कई केंद्रीय योजनाओं के लिए कई बार राज्यों को 40% तक खर्च करना पड़ता है। सहरसा में समाधान यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने राजकोषीय सीमा को बढ़ाकर 4.5% करने का अनुरोध किया था, लेकिन हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र द्वारा इस प्रकार हमारे विकास को बाधित किया जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह की देवघर यात्रा से पहले हेमंत सोरेन ने दुमका से बीजेपी पर साधा निशाना और कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की झारखंड यात्रा से पहले सूबे के मुखिया
हेमंत सोरेन ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर जोरदार हमला बोल दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को व्यापारियों की पार्टी बताया और कहा कि खेती बाड़ी से इनका कोई लेना देना नहीं है। हेमंत सोरेन ने दुमका में शुक्रवार को कहा कि बीजेपी ने 1-2 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। इनकी परिभाषा ही ऐसी है। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, खरीदो और बेचो उनका फार्मूला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि खेती बाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नागपुर में 3 साल में लगातार तीसरे चुनाव में हारी बीजेपी, दरक रहा गडकरी फडणवीस का दुर्ग, शिंदे भी बेअसर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने भले ही एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल कर दिया हो, पर महाविकास अघाड़ी के आगे अपना सियासी प्रभाव नहीं जमा पा रही है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा है, जबकि महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत मिली है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर में बीजेपी का सफाया हो गया है। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, जिसके चलते बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एलआईसी व बैंक के पैसों का कर रही है इस्तेमाल, ममता बनर्जी ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ और पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। और साथ ही इस मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को कार्रवाई शुरू होते ही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वही दोस्तों आपको बता दें कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा लोगों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल बनर्जी पूर्वा वर्धमान जिले में एक समारोह में बोल रही थी और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बुधवार को बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। बनर्जी ने यही नहीं रुकी और उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट, कुछ लोगों को टेलीफोन कॉल किए गए और उनसे कई हजार करोड़ रुपए डालने को कहा गया। केंद्रीय बजट को झूठ से भरा बताते हुए बनर्जी ने कहा कि केंद्र 2024 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े दावे कर रहा है।